हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किस्सा कहानी विद SRT। किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोएट्री सुनाती हूँ। अभी जो किताब मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा ने, और इसे आप सुन रहे हैं मेरी यानी स्वाति की आवाज में। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अनंत गया हुआ है आशी से मिलने, तो क्या चल रहा है वहाँ पर, चलिए जानते हैं। अगले दिन 4 बजे हम अंबेडकर पार्क पहुंच गए। पार्क लोगों से भरा हुआ था। शाम के उजाले में इसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, मानो हम पुराने जमाने के किसी राजा के दरबार में पहुंच गए हों। पूरा पार्क संगमरमर के पत्थरों से सजा हुआ था। मैं यहाँ दूसरी बार आया था और आशी के साथ पहली बार। सब अपने लिए बेस्ट सेल्फी लेने में लगे हुए थे। हम हाथियों के विशालकाय समूह के एक तरफ सामने जाकर बैठ गए। आशी का सर मेरे कंधे पर था। उसके बाल आपस में ही लड़ रहे थे। वो किसी सोच में डूबी हुई थी। अनंत, थोड़ी देर बाद उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बंद थीं। तुम तो मुझे पहले दिन ही मिल गई थी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्ही ने मुझे इतना तड़पाया है। चलो अब ताने मत मारो, मैंने सॉरी भी तो बोला था ना डफी, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं जानता था कि तुम आओगी जरूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, इतना प्यार करते हो? इतने से भी ज्यादा, मैंने कहा। वो हंसने लगी। तो अब मैं अपने डफी के साथ सेल्फी लूंगी। उसने अपना फोन निकाला। उसने अपने होठों को दबाते हुए बिल्कुल मेरे होठों के पास से पहले क्लिक किया। क्या वो मुझे किस करते हुए पिक नहीं ले सकती? उसने बहुत सारी सेल्फी ली, कभी मेरे कंधे पर सर रखते हुए, कभी आंखें बड़ी करते हुए और कभी जीभ दिखाते हुए। मैं उसकी बच्चों जैसी हरकतों को देख रहा था। उसने हमारी सबसे अच्छी फोटो फेसबुक पर अपडेट की, जिसमें मैं और आशी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अंबेडकर पार्क विद माय डफी। अब अंधेरा हो चुका था। पूरा पार्क उजाले में जगमगाने लगा। हर खंबे के पास से एक गहरी रोशनी आसमान की ओर जा रही थी। हमारे जाने का समय हो चुका था, पर वो मेरे साथ कुछ और वक्त बिताना चाहती थी, और मैं उसके साथ यूं ही पूरी जिंदगी। उसने मुझे अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर्स दिखाई। उसका सर मेरे कंधे पर था और वो मेरे हाथ में अपना हाथ डाले अपने नाखूनों से ना जाने क्या क्या कर रही थी, और फिर बार बार मेरी उंगलियों के बीच की खाली जगह को अपनी उंगलियों से भर देती। अनंत, उसने धीरे से कहा। मैंने अपनी उपस्थिति की जानकारी दी। मुझे पसंद था जब वो प्यार से मुझे मेरे नाम से बुलाती। क्या तुम्हें मुझे किस करने का मन नहीं कर रहा है? अब शायद मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं थी। मैंने उसका सर अपने हाथों में लिया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया। उसकी पतली भौहें, उसकी मोर पंख वाली पलकें, उसकी छोटी सी नाक, गुलाबी होठ, मुझे इन सब से प्यार था। मैं उसे अपनी नजरों के सामने देख रहा था। मैंने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। उसने आंखें खोल ली। उसकी आंखों में एक नजाकत वाली शर्म थी। मैंने अब भी उसके सर को पकड़ा हुआ था। आई लव यू माई डफी, उसने कहा हल्के से। मैंने अपने होठ उसके नाजुक होठों पर रख दिए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार हम दोनों की आंखें बंद थीं। उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। हम खो चुके थे। हमें इस दुनिया की कोई खबर नहीं थी। हम कुछ 10 सेकंड तक किस करते रहे। उसके दांत मेरे होठ पर चुभ गए, जो और भी रोमांचक लग रहे थे। वो मेरे गले से लिपट गई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्लीज अनंत, मुझे कभी छोड़कर मत जाना।
उसकी आंखों में आंसू भर आए। मरते दम तक नहीं, कभी नहीं, मैंने कहा। और अब मैं तुम्हें कभी किस नहीं करने वाला। क्यों क्यों? उसने आंखें दिखाते हुए कहा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी मेरी आशी की आंखों में आंसू आए। अरे पागल, वो तो प्यार के आंसू थे। उसने मेरे सीने पर अपने कोमल हाथों से प्रहार करते हुए कहा। मैं उसे एक बार और किस करना चाहता था, पर ऐसे प्लेस पर हमें प्यार करने की अनुमति नहीं थी। और अब वहां कुछ गार्ड्स भी घूम रहे थे, जिन्हें शायद हम जैसे लोगों को मना करने के लिए ही रखा गया था। हाथियों का विशालकाय समूह हमारे पहले किस की गवाह बना। मैंने आशी के लिए सुनो ना संगे मरमर भी गाया और उसने मेरे इस बेसुरीले आवाज को अपने कैमरे में कैद कर लिया। शायद मुझे एग्जाम के पहले वाला दही शक्कर मिल चुका था, जो शायद उससे भी मीठा था। आशी का फोन मेरे पास था, जिसके स्क्रीन पर हमारी साथ में ली गई तस्वीर लगी थी। क्या मुझे उसका फोन चेक करना चाहिए? पर शायद जब कोई लड़की आपकी बाहों को अपना घर मान ले और उसे प्यार में भी आंसू आ जाए, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। और मैं आशी को खुद से ज्यादा विश्वास करता था। विश्वास ही तो प्यार की सच्ची पहचान होती है। पॉलिटेक्निक चौराहा पर मुझे जोगिंदर दिखा, वही छोटा बच्चा जिसके घर पर मैंने काव्या को सुरक्षित बचाया था। उसने मेरी पुरानी यादों को ताजा कर दिया। वो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और अपने पिताजी के काम में हाथ बटा रहा था। वो खुश थे क्योंकि वो साथ थे। पर आज इतने दिनों बाद भी काव्या मेरे साथ नहीं है। उसका अब तक कुछ पता नहीं था। उस दिन हॉस्पिटल के बाद से हमारी कभी बात नहीं हुई। काश मैं उसे मिल पाता, काश कि मैं उसे बता पाता कि अब भी मैं उसे भूला नहीं हूं। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैंने आशी की ओर देखा। उसकी दुनिया अब भी मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। मैंने उसे और जोर से जकड़ लिया। अब हमारे पास पढ़ने के लिए बस 2 दिन बचे थे। कल के बाद हमारा पहला पेपर था। हमने फैसला किया कि हम पूरे चैप्टर के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हमें हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 30 नंबर ही चाहिए थे और ये तो एक दिन में कवर हो सकता है, सबका यही मानना था। मैं आशी से बात करना चाहता था। मैं उसके बारे में, अपने पहले किस के बारे में सोच रहा था। मैंने आशी को मैसेज किया, हे क्या कर रहा है मेरा बेबी? उसने मैसेज सीन कर लिया। 2 मिनट बाद उसका रिप्लाई आया, आई एम बिजी इन स्टडी, टाइम भूल गए क्या? 11 बजे बात करेंगे। लास्ट सीन 10:45। लड़कियां हर बार सही होती है। अगर उनका प्यार करने का मन हो तो आपको ना चाहते हुए भी प्यार दिखाना पड़ेगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब आपको उनकी जरूरत हो तो वो उपलब्ध हो। अब मुझे उससे बात करने के लिए 15 मिनट इंतजार करना था। मैं उसका व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने लगा, जो मेरा व्हाट्सएप पर आने के बाद पहला काम होता था। उसने फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ था। आशी कुछ दिनों से फ्रेंच भाषा सीख रही थी। मैंने फोन को टेबल पर रख दिया और अपने 15 मिनट बीतने का इंतजार करने लगा और ना चाहते हुए भी कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ पन्ने पलटने लगा। 11 बजे सूर्य नारायण के सोने का समय हो गया। बाकी तीनों की आवाजें बगल के कमरे से अब भी आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। 11 बजने में अभी 5 मिनट का वक्त था। मेरे फोन की घंटी बजी। मैं उससे बात करने को व्याकुल था। मैंने लपक कर टेबल से फोन उठाया। फोन देखकर मैं चौंक गया। मोबाइल स्क्रीन पर हिटलर मैम लिखा हुआ था। मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि काव्या ने मुझे कॉल किया है। मैं उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब था। आज मैं उससे बहुत गुस्सा होने वाला था। तो काव्या ने क्यों फोन किया था, ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और क्या बातें हुई काव्या की अनंत से, ये भी मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और इंतजार करते रहिए। अगला एपिसोड जल्दी ही लेकर हाजिर हो जाऊंगी। कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे मुझे और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।